का अवसर दिया और यह मंच दिया, और ख़ासकर डॉक्टर धर्मजंग, प्रोफेसर संजय कुमार, प्रोफेसर राजकुमार, मेरे अन्य साथी, शिक्षक साथी और वरिष्ठ साथी भी, चूँकि सबका नाम मुझे ज्ञात नहीं है तो इसलिए मैं अभी से माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए। और कुछ एक आज के विषय का परिचय बहुत अच्छा रखा प्रोफेसर संजय ने, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुर्तगालियों ने भारत में किया, लेकिन चूँकि जब अंग्रेज़ों का यहाँ दबदबा हो गया और उस दबदबे की वजह से अंग्रेज़ों के यहाँ जाने से पहले से ही ऐसा माहौल बन गया कि इस देश में जो कुछ भी है, अच्छा बुरा गलत सही जो भी है, सब अंग्रेज़ों ने किया है। और उपनिवेशवाद पे भी जितना काम हुआ, चाहे या तुलनात्मक साहित्य में जितना काम हुआ, चाहे तुलनात्मक भाषा विज्ञान के क्षेत्र में जितना काम हुआ, वो ज़्यादातर अंग्रेजी से ही संबंधित रहा। और भारत उन दुनिया के उन देशों में से एक है जहाँ पे अंग्रेजी पे भी बहुत अच्छा काम हो रहा है कि अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में कैसे सीखें, मातृभाषा के रूप में कैसे सीखें, पैतृक भाषा के रूप में कैसे सीखें, या विदेशी भाषा के रूप में कैसे सीखें। दुर्भाग्य से ये स्थिति हिंदी में इतनी मजबूत नहीं है, और शायद यहाँ पे जो है कि बीएचयू की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ समय पहले ही बीएचयू में हिंदी विभाग के 100 साल भी पूरे हुए हैं, तो इसलिए शायद हम बहुत बार जब हिंदी की बात करते हैं, हिंदी को रोजगार की भाषा बनाने की बात करते हैं, इन सभी के लिए युवाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। आज के युवाओं को, खासकर मैं भोपाल में था तो मेरे एक साथी से मेरी बात हो रही थी कि यहाँ पीएचडी के लिए कितने छात्र आते हैं। अंग्रेजी की प्रोफेसर थी, प्रोफेसर पुर्तगाली में, लेकिन मैं इतना पुर्तगाली बोलता हूँ कि पहली मेरी भाषा लगभग पुर्तगाली बनती जा रही। तो उन्होंने बताया करीब 25-50 बच्चे आते हैं और 50 में 25 या 30 पूरा करते हैं। मैंने कहा 30 में से कितनों को नौकरी मिल जाती है? तो उन्होंने कहा नौकरी तो बड़ी मुश्किल है। अगर पीएचडी करने के बाद भी अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो ये बड़ी चिंता की बात है। इसके लिए सरकार जो कर रही है, जो नीतियों की जो जिम्मेदारी है वो तो होनी चाहिए, लेकिन युवाओं को भी, जो लोग पीएचडी भी कर रहे हैं, उनकी पीएचडी भी ऐसी होनी चाहिए कि मार्केट उसको खरीदने के लिए तैयार हो। आप जो है कबीर, तुलसीदास, प्रेमचंद के ऊपर काम करें, वो हमेशा महत्वपूर्ण हैं, महत्वपूर्ण रहेंगे। और सैकड़ों वर्षों से ये वो नाम है जो हिंदी को भारत से बाहर उसके प्रचार प्रसार में सहयोग देते आ रहे हैं। प्रोफेसर राजकुमार अभी कुछ दिन पहले ही स्विट्जरलैंड से लौटे हैं। यहाँ पे जो दूसरे प्रोफेसर भी चेयर वगैरह बन के विदेशों में गए हुए, वहाँ पे देखा होगा आपने कि इन चीज़ों पे भी काम हो रहा है। ब्रज भाषा पे प्रोफेसर राजकुमार ने बहुत अच्छा काम किया है, और स्विट्जरलैंड के जिस विश्वविद्यालय में गए थे वहाँ पे भी ब्रज पे काफ़ी काम है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं, इनके साथ मैं शुरुआत करता हूँ। और चूँकि विवेकानंद जी की बात हुई, और तो चाहे वो विवेकानंद हों, चाहे गांधी जी हों, चाहे टैगोर हों, इन तीनों ने भारत के बाहर भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय भाषाओं को, भारतीय दर्शन को बढ़ाने में बहुत सहयोग दिया। अगर रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला होता तो शायद गीतांजलि में पूरी दुनिया की इतनी दिलचस्पी नहीं होती, बांग्ला में नहीं होती, या फिर भारतीय दर्शन पे नहीं होता। विवेकानंद ने अगर शिकागो का उनका भाषण नहीं हुआ होता तो आज के समय में पूरे पश्चिम में, खासकर अमेरिका में, वेद वेदांगों और संस्कृत के ऊपर इतने शोध संस्थान नहीं खुलते। बाद में रामकृष्ण मिशन खुला, और इन सब ने कहीं ना कहीं जो है कि हिंदी के भी आने की राह खोली। क्योंकि अगर आप लोगों को हिंदी के इतिहास के बारे में पता हो, खासकर विदेशों में, तो हिंदी का इतिहास लगभग हर जगह जो है संस्कृत के आने से जुड़ा हुआ है। जितने भी इंडोलॉजी के डिपार्टमेंट हैं वो पहले मुख्य रूप से संस्कृत पढ़ते पढ़ाते थे, बाद में वहाँ पे हिंदुस्तानी वगैरह पढ़ाने की भी परंपरा आई। और मैं हिंदुस्तानी शब्द कह रहा हूँ क्योंकि वो आज की हिंदी नहीं थी, जो आज मानक हिंदी हम इस्तेमाल करते हैं, वह हिंदी नहीं थी। ये वो हिंदी थी जो उर्दू, फारसी, ब्रज, खड़ी बोली, और कई बार एक कई और बोलियां भी हो सकती थी। इन सब का जो मिला जुला रूप था उस समय, उसको हिंदुस्तानी नाम दिया जाता था। तो ये कुछ कुछ एक चीज़ें हैं। तो हम आगे बढ़ते तो जो भी समय है, और हाँ, सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगता हूँ व्यक्तिगत तौर पे, और मेरी भी पूरी कोशिश रहती है कि हम कभी भी जो है कि किसी भी कार्यक्रम में देर से नहीं पहुँचे। और डॉक्टर प्रोफेसर प्रियंका सोनकर लिस्बन में हमारे सम्मेलन 2019 में हमारे सम्मेलन में थी, और वो बता सकती हैं कि लगभग सारी चीज़ें हमने समय पे शुरू की और सारी चीज़ें हमने समय पे ख़त्म भी की थी। तो और ख़ासकर यूरोप में, अगर कल को आप लोगों को अगर यूरोप वगैरह में जाना है, काम करना है, तो ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी कि समय से पहले पहुँचें। और जर्मनी वगैरह में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ अगर आप 5 मिनट 10 मिनट भी लेट पहुँचते हैं तो मीटिंग कैंसिल हो जाती है। तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है वहाँ पे।
तो आज जो भी समय है उसके अंदर ये कुछ एक विषय है जिस पे मैं बोलना चाहूँगा, लेकिन चूंकि 45 मिनट बहुत ज़्यादा समय नहीं है, और अगर इस कुछ कोई ऐसा विषय है जो मैं नहीं बोल पाया अपनी प्रस्तुति में, तो आप लोग अपने प्रश्नों के माध्यम से मुझे वहाँ ले जा सकते हैं, या हम उस पर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है कि कोशिश रहेगी कि विवेकानंद के बारे में कुछ जो है कि बात की जाए। उसके बाद आगे कि पुर्तगाल में या पूरे यूरोप में इंडोलॉजी की शुरुआत कहाँ से होती है, लेकिन ज़्यादा फोकस मेरा पुर्तगाल पे ही रहेगा। और खासकर पुर्तगालियों का क्या योगदान है भारतीय ज्ञान परंपरा को सहेजने में और उसके प्रचार प्रसार में। ठीक है, अगर हम बात करेंगे पुर्तगालियों की, फ्रांसीसियों की, अंग्रेज़ों की, डच की या डेनिश की, तो निसंदेह वो भारत आए थे और यहाँ से फ़ायदा उठाने आए थे, और फ़ायदा उठाने के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे जो है कि क्रूर काम भी किए। खासकर अगर हम पुर्तगालियों की बात करें, तो अगर आपने इनकी के बारे में पढ़ा हो, इनकी के बारे में पढ़ा हो, तो एक समय ऐसा था कि अगर आप ईसाई नहीं बनते हैं तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाता था। तो इस तरह के काम भी हुए हैं, लेकिन हम सिर्फ उसी पहले पहलू से चिपके ना रहें। हम अकादमिक दुनिया के लोग हैं, तो जहाँ पे ज्ञान है, ज्ञान किसी ने उसको संरक्षित किया है, तो हमें उसको, उस योगदान को भी देखने और आंखें खोल कर रखने की ज़रूरत है। तो बहुत सारी जो आज के समय में बहुत सारी पांडुलिपियां जो हैं कि आज के समय में भारत में उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन मैक्स मूलर जो है बहुत सारी ऐसी पांडुलिपियां भारत से ले गए, आज वो आपको जर्मनी में मिलती हैं, संस्कृत से खासकर संबंधित। और कल मैं भोपाल में सप्रे पुस्तकालय में था, और वहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र की बहुत सारी पांडुलिपियां मुझे वहाँ दिखी। मुझे नहीं पता कि यहाँ बीएचयू में वो पांडुलिपियां कितनी हैं, कैसी हैं, किस स्थिति में हैं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई जानकर कि भारत के अंदर भी ऐसी स्थिति बन रही है कि सारा सारा ज्ञान जो है सिर्फ एक जगह केंद्रित नहीं है। ज्ञान का बंटना, उसका दूर होना, कई जगहों पे फैलना, कई केंद्रों में होना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पे ना सिर्फ भारतेंदु हरिश्चंद्र बल्कि प्रेमचंद, जो दूसरे भी महान लेखक हैं भारत, खासकर हिंदी के, उनकी उनकी कृतियाँ वहाँ पे देखने का अवसर मिला मुझे। और आप लोगों को भी अगर कभी अवसर मिले तो वहाँ जरूर जाएं। सप्रे पुस्तकालय भोपाल में है, बहुत बड़ा पुस्तकालय नहीं है, लेकिन काम उनका बहुत बड़ा है। और अगर हम पुर्तगालियों की बात करें, तो उन्होंने पहले व्याकरण, पहले शब्दकोश, वो शब्दकोश उस रूप में नहीं है जैसे हम आज आधुनिक समय में शब्दकोश को देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कोशिश रही कि ऐसे शब्दकोश बनाए जाएं। और शब्दकोश या व्याकरण बनाने की आवश्यकता आप समझ रहे हैं क्यों है, क्योंकि जब एक बार वो पुर्तगाल में स्थापित हो गए, माफ़ कीजिए, भारत में स्थापित हो गए, तो जो पुर्तगाल से ही नहीं बल्कि दूसरे भी यूरोपीय देशों से जो भारत आते थे व्यापार करने के लिए, चाहे वो अंग्रेज हों, चाहे डच हों, चाहे फ्रांसीसी हों, बल्कि ऐसे भी तथ्य मिलते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको हिंद महासागर में व्यापार करना है तो आपको पुर्तगाली सीखनी पड़ेगी, टूटी फूटी ही सही, लेकिन पुर्तगाली आनी चाहिए। और ये ऐसे दस्तावेज हैं, दर्ज हैं, ये अपनी तरफ से मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो ये भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ है। आज चूंकि हम अंग्रेजी को विश्व भाषा के रूप में देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में देखते हैं, और मानते हैं कि उसके बिना जो है व्यापार संभव नहीं है, शिक्षा संभव नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा था कि अंग्रेजी नगण्य थी और पुर्तगाली एक तरह से विश्व भाषा थी, या व्यापार की भाषा थी, संपर्क की भाषा थी, कम से कम जो है पूर्व और पश्चिम के बीच में, कम से कम जो है व्यापार के क्षेत्र में। और उसके पहले कौन सी भाषा थी जो जिसमें व्यापार पूरी दुनिया में होता था? वो है अरबी। तो पुर्तगालियों के आने से सबसे पहला जो है कि आधिपत्य जो अरबियों का था, खासकर पूर्व और पश्चिम के बीच में, और अरबियों और अरबी भाषा का जो पूर्व और पश्चिम के बीच में, और जो वेनेशियन व्यापारी होते थे, उनका एक छत्र राज था। और उस वजह से कि पूरे 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 यूरोप में जो भी चीज़ें बिकती थी बड़े महंगे दामों में जाती थी। तो पुर्तगाल के राजा का भी यह सपना था कि कुछ ऐसा हो, और आप सभी जानते हैं भारत सोने की चिड़िया था, ये है वो है, इस कहानी को आप सबने बहुत बार सुना है, और ये सच भी था। तो वहाँ के राजा चाहते थे कि चूंकि जिस रूट में अरबी और इटालियन वहाँ पे हैं, उस रूट से तो घुसना जो है भारत में असंभव था, कोई ऐसा रूट निकाला जाए, अफ्रीका होके जो है भारत पहुँचने की कोशिश की जाए। और इसकी वजह से, और ये ऐसा हुआ भी, और प्रोफेसर संजय कुमार ने बताया भी कि 1498 में वास्को द गामा जो है केरल के कालीकट तट पर पहुँचे, और उसके बाद फिर चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, और वहाँ पे उनका जो स्वागत हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, इस पर भी बहुत अच्छी कहानियाँ हैं। इस पर एक बहुत अच्छी किताब है, इंग्लिश में, पता नहीं यहाँ के विश्वविद्यालय में या पुस्तकालय में है या नहीं, द फर्स्ट ग्लोबल वर्ल्ड, ये किताब लिखी गई है। और उसमें, इस किताब में जो है बताने की कोशिश की गई है कि कैसे पुर्तगाल जो है कि पहला ग्लोबल वर्ल्ड बनाने की तरफ जाता है। और
हम चूंकि वास्को द गामा को बहुत श्रेय देते हैं, लेकिन वास्को द गामा के लिए जमीन तैयार करने वाला जो बंदा था पेरुवाज कोविलिया, और वो जमीन के रास्ते से अरबी देशों से होते हुए भारत आया था। और केरल में मसालों का जो बाजार है उस अपने ज़माने में बहुत ही आज भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उस ज़माने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। और उसके बारे में जानकारी वहाँ के राजा को पेरुवाज द कोविलिया ने दी। और आज संयोग से भारतीय दूतावास लिस्बन में जो स्थित है उस सड़क का नाम ही पेरुवाज द कोविलिया। तो इस किताब में, जिस किताब का मैंने अभी जिक्र किया, उस किताब में बहुत सारी इस बारे में जानकारियाँ हैं। धीरे धीरे जो है चीज़ें बढ़ती गई, तो बांग्ला, हिंदुस्तानी, कोंकणी, तमिल और मलयालम, सिर्फ भाषाओं को देखने से पता लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि पुर्तगाली जैसा हम सोचते हैं कि सिर्फ 3 जगहों पे, गोवा, दमाओ, दीव में थे और बाकी जगह पे नहीं थे। एक समय ऐसा था कि वो, लेकिन उनका उनका कभी भी कब्जा पूरी तरीके से किसी भी भूभाग पे नहीं रहा। उनकी स्ट्रेटेजी जो है अंग्रेजों से उल्टी थी, और अंग्रेजों से उल्टी इसलिए भी थी कि अंग्रेज कभी भी जो है कि भारतीय और अंग्रेज के बीच में जो दूरी होती है वो बनाकर रखते थे। पुर्तगालियों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि पुर्तगालियों को निर्देश थे वहाँ के राजा से कि वहाँ जाओ और अपने अपने परिवार बसाओ। तो होता क्या था कि यहाँ के स्थानीय लड़कियों से उनकी शादी वगैरह होती थी, और जो उससे बच्चे होते थे, बच्चे अपने आप को पुर्तगाली समझते थे और फिर वो पुर्तगाली साम्राज्य की रक्षा करते थे। तो ये बड़ा स्ट्रेटेजिक जो है कि काम था, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे बड़ी सेना रखनी है, अंग्रेजों के यहाँ से जाने का एक बड़ा कारण ये भी था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि यहाँ पे बड़ी सेना रख नहीं सकते थे, और भारत अब उतना जो है कि लाभकर देश नहीं रहा उनके लिए। तो पुर्तगालियों को ये चीज़ बहुत पहले समझ में आ गई थी और उन्होंने ये बनाया। तो इस वजह से क्या है कि जहाँ जहाँ पुर्तगाली साम्राज्य, चाहे भारत में हो, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे ब्राज़ील में हो, वहाँ पे उन्होंने एक जो है कि परिवार बनाने की कोशिश की, और ये परिवार ही आगे चल के उनके साम्राज्य की रक्षा करता था। और इस परिवार की वजह से भी जो है कि भाषाओं के बीच में घनिष्ठता हुई। खासकर हम अगर गोवा की बात करें, चाहे केरला में मलयालम की बात करें, चाहे फिर बाद में हिंदी की बात करें, मराठी की बात करें, बांग्ला की बात करें, तो एक समय तक कलकत्ता में भी पुर्तगालियों का काफ़ी आधिपत्य था, काफ़ी व्यापार होता था। और एक बड़ा कारण जो पुर्तगालियों का था कि अंग्रेजों के आधिपत्य के पहले पूरे भारत में या पूरे दक्षिण एशिया में या एशिया के बड़े भाग में ईसाइयत के लिए जो पादरी आते थे वो पुर्तगाल से आते थे। तो किसी तरह से पुर्तगाली राजा ने वहाँ के पोप से ये क्या कहते हैं, संधि बना रखी थी कि वहाँ जाएगा कोई अगर पादरी, बिशप, तो वो पुर्तगाल का ही होगा। इससे भी जो है कि और उस समय और अभी भी हम देखते हैं कि धर्म कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है कई 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 समीकरणों में। तो उसके बाद जो है कि एक और बड़ा महत्वपूर्ण नाम है सेबेस्टियन रोदोल्फो देल्गाडो का, जिनकी मृत्यु 100 साल पहले, पिछले साल 100 साल हुए उनके मृत्यु को, और उस पर उनके ऊपर जो है हमारे विश्वविद्यालय में भी और पेरिस विश्वविद्यालय में भी एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया। और उनका नाम आज भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम खासकर भाषा विज्ञान के क्षेत्र में या उसके अनुप्रयोग के क्षेत्र में कोई भी शोध करना चाहते हैं तो उनकी किताब जो है कि महत्वपूर्ण किताब है। हालांकि इस किताब का प्रकाशन 1913 में हुआ था, 100 सालों से भी ऊपर हो गए। और आखिरी कुछ एक उदाहरण की आज भी अगर कुछ एक चीज़ें आप लोगों को पता है और कुछ एक उदाहरण प्रोफेसर संजय ने दिए हैं। एक कुछ दिन पहले एक गाना भी आया था, मीची आमू, अगर आप लोगों को फिल्म का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन ये मीची आमू जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन जो है पुर्तगाली से आया है। गोवा में भी बहुत लोग पुर्तगाली बोलते हैं, और मीची आमू का मतलब है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है। विवेकानंद के बारे में थोड़ी बातें हम पहले ही कर चुके हैं। तो हाँ, एक बात बहुत बड़ा जो चीज़ आई विवेकानंद के शिकागो भाषण के बाद से, कि इसके पहले थोड़ी बहुत जानकारी पश्चिम में या अमेरिका में हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू दर्शन के बारे में और या भारत के बारे में थी, लेकिन विश्वविद्यालय के स्तर पर इतना काम नहीं था। तो धीरे धीरे जब ये लोकप्रियता उनके भाषणों की बढ़ती गई, उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई, धीरे धीरे विश्वविद्यालयों में भी जो है इन पर शोध काम चालू हुआ। तो ये उनका बहुत बड़ा योगदान ये भी है कि उससे सिर्फ जो है कि ना उन्होंने भारतीय दर्शन या हिंदू